बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। रूस और अमेरिका, अब इनका बराह रास्त तसादुम का ख़तरा बढ़ता जा रहा है और अब आलमी ज़राए अबलाग और जो थिंक टैंक्स हैं, गैर मुल्की मगरबी मुल्कों के थिंक टैंक्स, वो इस ख़दशे का इजहार कर रहे हैं कि अगर ये लड़ाई इसी तरीके से बढ़ती रही और यह कशीदगी इसी तरीके से चलती रही तो फिर इस बात का ख़दशा मौजूद है कि अमेरिका और रूस और नेटो बराह रास्त जंग में आ सकते हैं। उसकी रीज़न यह है कि अब फ़ौजी इमदाद जो है वो बढ़ा दी गई है यूक्रेन की अमेरिका की तरफ से, और अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो यूक्रेन की सरहद के करीब, इंतहाई करीब कहते हैं, तैनात कर दिए गए हैं। और वो इस ख़दशे के पेश नज़र वो कहते हैं तैनात किए हैं कि रूस के इरादे कोई अच्छे नहीं लग रहे और रूस अब यूरोपीय यूनियन की जो बाउंड्री है, यूरोपीय यूनियन की बाउंड्री, यूरोपीय यूनियन की सरहदें जो हैं वहाँ तक अपने अहदाफ़ को निशाना बना रहा है और यूरोपीय यूनियन अपने आप को ख़तरा महसूस कर रही है, नेटो ममालिक ख़तरा महसूस कर रहे हैं। ये यूक्रेन की सरहद के करीब चंद किलोमीटर के फासले पर मशरक़ी पोलैंड के पहाड़ी जंगलों में अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो तैनात हुए हैं। ये अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न है और सैकड़ों फ़ौजी तैनात कर दिए गए हैं। और ये पोलैंड में मौजूद पहले से 4000 अमेरिकी फ़ौजियों के अलावा हैं। और इसकी वाहिद वजह वो कह रहे हैं कि नेटो और मगरबी ममालिक अपने एक एक इंच का दिफा करेंगे। और रूस ने चूँकि एक हमला किया है और वो हमला किया है बिल्कुल यूरोपीय यूनियन की बाउंड्री पे, यूक्रेन की हदूद में किया है लेकिन यूरोपीय यूनियन की सरहद पे, और इसमें कोई एक यूक्रेनी फ़ौजी अड्डा है वो तबाह किया है जिसमें 30 से ज़ायद क्रूज़ मिज़ाइल रूस ने दागे और 35 जो फ़ौजी हैं, अफसरान थे, जो भी थे, वो सारे के सारे मारे गए और 135 ज़ख्मी हुए। ये है वो तादाद। और रूस ने ये मगरबी यूक्रेन में पोलैंड के करीब ये सरहद पे ये वाक़या है इलाका, वहाँ पे एयर बेस को उड़ाया है और सुबह, और एयरफोर्स की एयर बेस थी उसको उड़ाया और अपना एक फ़ौजी हदफ जो है उन्होंने कहा जी हमने हासिल किया है। और उनके बकौल, रूस के बकौल, ये सब कुछ जो है तैयारी की जा रही थी इस फ़ौजी अड्डे के ज़रिए। यूरोपीय यूनियन जो है वो यूक्रेन को मदद फराहम करने वाली थी, लिहाजा हमने वो फ़ौजी अड्डा ही तबाह कर दिया। इससे मामला काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। उसके बाद अगली जो ख़बर, अमेरिका ने यूक्रेन को मज़ीद हथियार देने का ऐलान किया और रूस ने कहा है कि जितने भी गैर मुल्की फ़ौजी इमदाद आएगी रूस इसको तबाह कर देगा और किसी भी सूरत में कोई भी हथियार जो है वो यूक्रेन की फ़ौज इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, वो सिर्फ आने दें। रूसी वार्निंग के बाद ही अमेरिका और रूस में बराह रास्त तसादुम के ख़तरे में इजाफ़ा हो गया है। और अगली बात यह है कि अब तक जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसके मुताबिक पाबंदियों से रूस के 300 अरब डॉलर के ज़खायर मुंजमद हुए हैं। रूसी वज़ीर ख़ज़ाना ने इस बात की तस्दीक की है और ये मामूली ज़र मुबादला नहीं है और ज़खायर जो हैं मामूली नहीं है। 300 अरब डॉलर जो है वो मुंजमद हुआ है। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रूस के सोने और ज़र मुबादला के 640 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। 640 में से 300 अरब डॉलर मुंजमद हो गया, यानी ऑलमोस्ट कोई 50% नहीं तो 48% कह लें, 45% कह लें, ये मुंजमद हो गया है। और उन्होंने कहा है कि हम ये दबाव बर्दाश्त कर रहे हैं और प्लस ये कि मगरबी मुल्कों पे अमेरिका का मज़ीद दबाव है कि वो रूस से तिजारत महदूद कर दें और फिर चीनी युआन में भी रूसी ज़खायर तक जो रूस की रसाई रोकना चाहते हैं, ये मगरबी मुल्कों का हदफ है। और उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारी शराकतदारी रूस चीन ताउन को न सिर्फ बरकरार रखेगी बल्कि रूस चीन ताउन जो है वो वहाँ भी बढ़ाया जाएगा जहाँ मगरबी मार्केटें बंद हैं। लिहाजा ये रूस और चाइना जो है वो मिल के इस मुकाबले का सामना करेंगे, इस पाबंदियों का सामना करेंगे और चाइना जो है वो लुक आफ्टर करेगा रूस को। और ये सिलसिला। उसके बाद तेल की कीमतें जो हैं
अगली जो ख़बर है वो है तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, मज़ीद बढ़ गई हैं और साल 2008 के बाद से अब तक यानी 14 सालों की बुलंद तरीन सतह पे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और जिसकी वजह से अब मामलात जो हैं वो तरक्की पज़ीर ममालिक तो ख़ास तौर पे मुतासर होंगे, लेकिन जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं अदर दैन रूस, उनकी जी वारे न्यारे हैं और उनका आप ज़ाहिर है उनकी खपत होगी और कीमतें भी बढ़ेंगी। और फिर ये कि यूएई के क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस दोनों ने ही अमरीकी प्रेसिडेंट का फ़ोन नहीं सुना और इस मामले पे कम से कम वो अमेरिका से या अमेरिकन प्रेसिडेंट से ना तो कोई बातचीत करने के लिए तैयार हैं और ना ही कोई उनकी एडवाइस लेने के लिए तैयार है। इसलिए वो कहते हैं कि यूक्रेन के मामले को एक साइड पे रख दें और फ़िलहाल ये मुनासिब वक्त नहीं है बात करने का। एक वक्त था कि MBS बात करना चाहते थे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि मेरा लेवल नहीं है, मैं सिर्फ किंग्स से बात करूँगा। अब ज़रा मामला मुख्तलिफ हो गए हैं क्योंकि अमलन तो जो डिफेक्टो जो हैं चीज़ें वो तो क्राउन प्रिंस के पास ही हैं। अब आते हैं अगली बात और वो ये है कि अमेरिका जो है वो यूरोपीय यूनियन और G7 से कह रहा है कि वो रूस से मामूल की तिजारत भी बंद कर दें। यूरोपीय यूनियन से भी और G7 ममालिक से भी कह रहा है कि रूस से मामूल की तिजारत भी बंद कर दें और इसको मज़ीद दबाया जाए और इतना दबाया जाए कि रूस जो है वो यूक्रेन से अपनी फ़ौजें बग़ैर किसी शर्त के वहाँ से वापस चला जाए और यूक्रेन में जो लड़ाई है वो बंद हो जाए। उसकी वजह ये है कि हो रही है जी सुबकी, और सुबकी ये हो रही है कि रूस को दबाने की बहुत कोशिश की इन सब ने मिल के, लेकिन रूस जो है वो उस दबाने के बजाय प्यूटन ने बड़े कैलकुलेटेड वार किए और कैलकुलेटेड हमले करके वो एक नतीजे पे पहुंच चुका है। और अब ग्राउंड पे ज़मीनी हक़ाइक़ तो यही हैं कि सूरत हाल प्यूटन के हक़ में है, रूस के हक़ में है। अब एक और स्ट्रेटजी भी आ रही है। अमेरिका और नेटो जो हैं वो भी अब अफ़गानिस्तान और यमन वाली जो लड़ाई है, एग्जैक्ट वही लड़ाई वो यूक्रेन में लड़ने जा रहे हैं, गुरिल्ला जंग जो है, और उसके लिए उनको रज़ाकार का नाम दिया जा रहा है। अगर अफ़गानिस्तान में लड़ें तो वो कहते हैं ये जिहादी हैं और जिहादी जो हैं वो कहते हैं दहशतगर्द हैं। लेकिन अब वही टेक्निक्स जो हैं, वही तरीक़ाकार अब यूक्रेन में मगरब भी और अमेरिका भी वो सारा उसी प्रोसीजर के तहत आ रहा है। जो लड़ाई जिस तरीके से इराक़ में लड़ी गई, जिस तरीके से लीबिया में लड़ी गई प्राइवेट मिलिशियाज़ के ज़रिए, तो वही काम किया जा रहा है। अब दूसरी जानिब रूस ने भी वही काम शुरू कर दिया है और उसने भी पैरेलल, क्योंकि रूस का भी एक तजर्बा है, अफ़गानिस्तान में उसके साथ हो चुका है और शाम में भी यही काम हो रहा है प्राइवेट मलेशिया के ज़रिए, प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, और इराक़, लीबिया, यमन, ये सारी मिसालें हमारे सामने हैं। तो लिहाजा लेबनान उसमें शामिल है। वो यही चीज़ रूस भी अब कर रहा है। वो भी अब रज़ाकार के नाम से कि जी आ रहे हैं, वॉलंटियर आ रहे हैं और वो रज़ाकाराना तौर पे इस जंग में हिस्सा लेंगे। तो ये गुरिल्ला जंग अब दोनों तरफ से शुरू हो जाएगी और एक वक्त आएगा कि रेगुलर आर्मी पीछे हो जाएगी और प्राइवेट मिलिशियाज़ जो हैं वो हमले किया करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जैसे हमारे साथ होता रहा है 9/11 के बाद पूरे 20 साल। तो बहरहाल देखना है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। दूसरा एक ख़बर काफ़ी दिनों से रह रही थी और एक और चीज़ भी ले लें कि अमेरिका की जानिब से रूस को एक और टीका लगाने की कोशिश की जा रही है और वह है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है, रूस को अमेरिका ने जो दर्जा दिया हुआ है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, वो वापस ले लिया जाए। और तिजारत के लिए ये ख़ास तौर पे दिया जाता है, ट्रेड के लिए, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी काफ़ी अर्सा तक चलता रहा। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने से ये काम शुरू हुआ, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की आ गई, लेकिन मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ना दिया जा सका इंडिया को। तो इसलिए अब अमेरिका जो है वो इस पे भी सोच रहा है। अभी तक प्राइवेटली सोशल मीडिया के ज़रिए ये फिलर छोड़ा गया,
लेकिन अभी इस पर अमल दरामद नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। और ख़ास तौर पे अब इसको एक और भी हवाला दिया जा रहा है, और वो ये है कि आलमी जौहरी एजेंसी जो है वो ये कर रही है तशवीश का इजहार। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि कीमियाई हथियारों वाला मुकदमा भी तैयार किया जा रहा है, इसलिए रूस को मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो वापस ले लिया जाए। एक और ख़बर, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे बहुत ही आला सतह के, ईरान ने उसको यकतरफ़ा तौर पे मुअत्तल कर दिया है। वजह कोई नहीं बताई, लेकिन शायद जो वजह है वो समझ आती है हमें, क्योंकि सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ की आयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ और मुसलसल उधर हो रहे हैं हमले, और उस पे शुबा यही है कि हौसी बागियों को ईरान और ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और उधर से कोई उनको सुख का सांस नहीं आ रहा, और जिसके नतीजे में हुआ ये है कि हौसी बागियों के हमले, और इसकी वजह से सऊदी अरब ने अमरीकी कंपनी से दिफाई सामान की तैयारी का मुआहदा किया है और दिफाई असलहा ख़रीदा जा रहा है। और ये गुज़श्ता मंडे को ये हुआ है, अमरीकी एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ दिफाई मिसाइल्स का मुआहदा हुआ है जी, और इसके अनासर और इसके पार्ट्स ख़रीदे जाएंगे, और ये हौसी बागियों को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि हौसी बागी जो हैं वो बार बार ये काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स को निशाना बना रहे हैं, शहरी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। और सरकारी ख़बर एजेंसी है सऊदी अरब की, उसने कहा कि मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने वाली थर्ड अथॉरिटी जो है मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम जो है वो लॉन्चर्स और दीगर आलात तैयार करने के मंसूबों की मंजूरी दे दी गई है। और ये अच्छा खासा एक भारी भरकम मुआहदा है अमरीकी असला साज कंपनी से, जो कि हासिल किया जाएगा ताकि हौसी बागियों के साथ सख्ती से निपटा जा सके। एक और ख़बर, भारत में आम इंतखाबात हुए और उसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्यानाश कर दिया सबका, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी, दोनों की विकेटें उड़ा दी, और बड़ी कामयाबी के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय सूबा पंजाब में कामयाब हुई है। और वहाँ पे नजवत सिंह सिद्धू जैसे नामवर और बड़े बड़े तगड़े सियासतदान हार गए, कदावर शख्सियात हार गई, और आम आदमी पार्टी जो है वो जीत गई। उसने 117 नशिस्तों में से 91 अपने नाम की हैं जी। 117 नशिस्तों में से अरविंद केजरीवाल की जमात ने 91 नशिस्तें हासिल की हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को फारिग कर दिया, नॉकआउट किया है। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं, 17 और 9 26 टोटल सीटें मिली बाकी जमातों को, और 91 सीटें बिल्कुल ये कहना चाहिए क्लीन स्वीप किया है। और इसमें उन्होंने जो अपना अनाउंस किया है, एक साबिक कॉमेडियन को चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दिया है कि वो होंगे, और ये एक तरह की भल सफाई हुई है। और ये इत्तेफाक की बात है कि हम ये आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को जी हम मिल चुके हैं, और हम गए थे दिल्ली, एक विज़िट था, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे हमने सीएम ऑफिस का विज़िट भी किया। तो आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल से भी मिले थे, और यकीन जाने कि हमने इतना सिंपल ऑफिस किसी का नहीं देखा था, इतना सिंपल चीफ मिनिस्टर और इतना सिंपल ऑफिस जो कि हमने अरविंद केजरीवाल का देखा दिल्ली में। क्योंकि उस वक्त एक बात बताऊं कि ये पहली दफ़ा ये कामयाब हुए थे, और मनमोहन सिंह का ज़माना था, मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक्त इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी मिलकर, इनके पास नंबर्स नहीं थे, और इनका था अकाउंटेबिलिटी का कि जी मैं अकाउंटेबिलिटी करूँगा, एहतसाब करूँगा। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद इनको ब्लैकमेल किया जाने लगा, जैसे इमरान खान साहब को किया जा रहा है। इतना कोलिशन गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक बिल था वो लाना चाह रहे थे, इनकी दूसरी कोलिशन गवर्नमेंट है, उन्होंने इनकार कर दिया और मुकमका करने की कोशिश की। तो अरविंद केजरीवाल ने ये कोलिशन गवर्नमेंट छोड़ दी, उसके नतीजे में असम्बली टूटी, असम्बली टूटने के नतीजे में इन्होंने इक़्तिदार छोड़ दिया, दोबारा इंतखाबात हुए और दोबारा ये क्लीन स्वीप करके आए थे, और एक नारे की बुनियाद पे। तो इन्होंने उस वक्त हमें बताया था कि मैं किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, इक़्तिदार छोड़ दूँगा, दोबारा पब्लिक के पास जाऊँगा। और उसके बाद फिर ये पूरा टेन्योर इनको मिला, उसके बाद एक और इलेक्शन जीते, और अब ये
पंजाब में भी इनका दोबारा से ये कामयाब हो गए हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। इनके बेइज्जती भी की गई, इनको जूते भी पड़वाए गए, उनको थप्पड़ भी पड़वाए गए, उनके जूते भी फेंकवाए गए, कूड़ा करकट फेंकवाया गया बड़ी जमातों ने, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने, लेकिन इन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और अब सूरत हाल हो गई है ये। तो इसलिए कहते हैं जी कि अगर आपकी विल पावर मजबूत है तो फिर आप खेल जाते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।